Hello students, how are you? I hope you all are fine. बैक्टीरिया के रिवीजन में थोड़े से 2-4 टॉपिक बच गए हैं तो उसको फिनिश कर लेते हैं, फिर न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। एक्चुअल में बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर मैंने डिफ़ाइन किया था, तो सेल स्ट्रक्चर में सारे कंपोनेंट हो गए थे, 2-3 कंपोनेंट बचे हैं तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो बच गया है फ्लैजिला, तो पहले फ्लैजिला का डिस्कशन कर लेते हैं। फ्लैजिला के बाद है पिलाई, फिर पिलाई का डिस्कशन कर लेंगे। तो ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं, फ्लैजिला और पिलाई। तो फ्लैजिला देखो होता क्या है। फ्लैजिला ये बोला भी जाता है कि इट इज़ लोकोमोटरी ऑर्गन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन अगर होता है तो वो फ्लैजिला होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो यानी प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो। यूकैरियोटिक जैसे यूग्लिना हो गया, उसमें फ्लैजिला लोकोमोटरी का काम करता है, एज वेल एज फूड कैप्चरिंग। बैक्टीरिया होगा अगर बैक्टीरियल फ्लैजिला है तो उसमें भी लोकोमोशन का काम करेगा। फूड कैप्चरिंग बैक्टीरिया में तो हेल्पफुल नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया में फूड कैप्चरिंग का अलग अलग मीडियम होता है, पैरासिटिक का अलग होता है, सेप्रोफिटिक का अलग होता है, ऑटोट्रॉपिक का अलग होता है, तो ये अलग अलग होते हैं फ्लैजिला। तो ये बोलते हैं बैक्टीरियल फ्लैजिला जो होता है, या फ्लैजिला को ये बोलते हैं हम लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन, ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। इसके अलावा फ्लैजिला अगर देखा जाए तो बैक्टीरियल सेल जो होता है, फ्लैजिला के आधार पर मैंने बताया था कि अगर बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला है, फ्लैजिला अगर नहीं है तो उसको बोलते हैं एट्राइकस, ठीक है। अगर एक एंड पे एक सिंगल फ्लैजिला है तो उसको बोलते हैं मोनोट्राइकस। ये सब बता चुका हूँ, सिर्फ मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोनोट्राइकस। अगर दोनों एंड पे एक एक फ्लैजिला है तो उसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस। एक एंड पे अगर ग्रुप में फ्लैजिला है, बंच में है, तो उसको बोलते हैं लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस। अगर दोनों एंड पे ग्रुप में फ्लैजिला है तो उस तरह के फ्लैजिला को हम बोलते हैं, या उस तरह के बैक्टीरिया को या फ्लैजिला की इस कंडीशन को बोलते हैं सिफेलोट्राइकस। सिफेलोस का मतलब भी होता है बोथ, सिफेलोट्राइकस। और अगर बैक्टीरिया के पूरी बॉडी पे चारों तरफ फ्लैजिला है तो उसको बोलते हैं हम पेरीट्राइकस, ठीक है, पेरीट्राइकस। तो ये खैर ये मैं बता चुका हूँ शुरू में क्लासिफिकेशन में, रिवीजन के लिए मैंने बता दिया। ये फ्लैजिला की कंडीशन क्या होती है, बैक्टीरिया में फ्लैजिला आखिर अटैच कैसे रहता है ये देखते हैं। बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला अटैच होता है वो इसकी सेल इन्वेलप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अटैच रहता है। ये सपोज दैट अगर ये बैक्टीरियल इन्वेलप है, मान लो ये यहाँ पे मैं बना देता हूँ, बैक्टीरियल इन्वेलप है, सबसे नीचे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर सेल वॉल शुरू होता है, दोनों के बीच में फाइन गैप होता है, दैट इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। इसके ऊपर जो होता है ये पूरा का पूरा सेल वॉल होता है। सेल वॉल के ऊपर ये मान लो सेल वॉल हो गया, सेल वॉल के ऊपर ये कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स होता है। अब ये फ्लैजिला यहीं से निकलता है, नीचे से देखा जाए तो ये फ्लैजिला जो निकलता है यहाँ से, सबसे नीचे फ्लैजिला में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे देखा जाए तो, जिसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। फ्लैजिला में ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, दैट इज कॉल्ड बेसल बॉडी। ये बेसल बॉडी यहाँ तक रहती है, ठीक है। बेसल बॉडी के ऊपर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ये सबसे नीचे हो गया बेसल बॉडी, ठीक है। ये हो गए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं ये दोनों साइड में, रिंग लाइक होते हैं। अच्छा, बीच में जो ये लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड हुक, और इसी हुक से यहाँ से निकलता है फ्लैजिला, ये यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो इस तरह से 3 पार्ट होते हैं फ्लैजिला के देखा जाए तो। सबसे ऊपर जो निकला हुआ है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, ठीक है। जो ये बीच में इन्वेलप है ये पूरा का पूरा देखा जाइए तो ये वाला जो है वो सेल वॉल या सेल इन्वेलप बोलते हैं इसको, हम अनदर लैंग्वेज में बोलते हैं सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप में अभी नेमिंग कर देते हैं। बीच वाला जो इसका रीजन है वो है हुक, इसको बोलते हैं हम हुक।
और सबसे नीचे होता है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी, जहाँ से फ्लैजिला निकलता है दैट पोर्शन इज कॉल्ड बेसल बॉडी। ठीक है, तो 3 पार्ट हो गए, बेसल बॉडी हो गया, बीच में हुक हो गया, ऊपर फिलामेंट हो गया। बाय द वे अगर फिलामेंट टूट गया तो यहाँ से फिर से नया फिलामेंट बन जाता है बैक्टीरिया में, ये ध्यान रहे। लेकिन एक बार अगर बेसल बॉडी निकल गई तो फिर वहाँ पे दूसरा फिलामेंट नहीं बनेगा। तो इसको टाइटली या मतलब टाइटली ही कहिए, टाइटली या पैक, पूरी पैक मतलब क्लोजली पैक करके रखता है ये अंदर, ताकि ये इजीली फ्लैजिला फिलामेंट इसमें से रिमूव आउट ना हो सके। हुक इसको स्ट्रेंथन देता है, पूरा का पूरा सेल इन्वेलप होता है। ये सेल इन्वेलप में बताया अभी हमने कि सबसे नीचे हो गया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके जस्ट ऊपर बाहर वाला लेयर जो है वो है सेल वॉल, ये है सेल वॉल, और सबसे ऊपर हो गया क्या कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल। तो इस तरह से फ्लैजिला जो होता है इसके नीचे से निकलता है। अगर हम इस फ्लैजिला को यहाँ से कट करके देखें, टीएस फ्लैजिला जो होता है एक स्पेशल प्रोटीन का बना होता है जिसको हम फ्लैजिलिन प्रोटीन बोलते हैं। टीएस काट के देखें तो ये चारों तरफ से इस तरह से रहेगा फ्लैजिला, ये राउंडेड होता क्या है। इसमें किनारे किनारे 9 छोटे छोटे, इसमें जिस तरह से हम घरों में पिलर बनाते हैं तो पिलर राउंडेड है, तो किनारे किनारे 9 रॉड होते हैं जो पैरेलल ऊपर से नीचे तक आए रहते हैं, और बीच में इसमें कोई नहीं होता। 9 दो तरह का फ्लैजिला होता है, एक 9+0, 9+2। 9+2 जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है, 9+0 प्रोकैरियोटिक होता है। तो इस तरह से ये किनारे किनारे 9 स्पाइक्स इसमें लगे रहते हैं, और सभी स्पाइक्स कनेक्ट होते हैं बीच में। इस तरह से ये 9 स्पाइक्स लगे होते हैं इसमें, और ये सब बीच में आकर के सेंट्रल रीजन में कनेक्ट होते हैं। दिस इज कॉल्ड 9+2 अरेंजमेंट, सॉरी 9+0 अरेंजमेंट। कितने हुए, ये 8 हुए, 9 होते हैं इसमें, 9 होते हैं। मैं अभी 9 बना देता हूँ। नाइन हो गई ये सब के सब इसी को बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। ये वीक फ्लैजिला होता है, 9+2 वाला स्ट्रॉन्ग फ्लैजिला होता है। तो ये देखा जाए तो इस तरह से 9+0 अरेंजमेंट इसको कहते हैं फ्लैजिला का। तो ध्यान रखना, सॉरी, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है वो 9+0 अरेंजमेंट होता है। यूकैरियोटिक अगर होगा तो यहाँ पे 2 और स्पाइक्स बीच में लगे रहते हैं जिसको हम बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। तो जब 9+2 होगा तो वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होगा, अगर 9+0 होगा तो वो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह से ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको बनाना है इसमें तो इस पूरे इसको सेंटर में इस तरह से कनेक्ट कर देना। इस बीच में ये 9+0 अरेंजमेंट है, ये 9+0 है। 9+2 जो होता है वो यूकैरियोटिक में होता है। तो ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन एंड हैविंग 9+0 अरेंजमेंट। फ्लैजिला हैज 3 पार्ट्स: filament, hook and basal body. Basal body and hook embedded within cell envelope, while filament remain above the cell. Filament have pendulum like movement या whiplash movement, बैकवर्ड और फोर्थ आगे और पीछे मूवमेंट करता है, जिसके कारण बैक्टीरियम मोटाइल होता है या बैक्टीरियम मूव करता है। तो ये था फ्लैजिला। फ्लैजिला के बाद जो सेकंड पार्ट है इसका वो है पिलाई। एक छोटा सा टॉपिक है वो, पिलाई रह गया था उसमें। एक्चुअल में बताया भी था मैंने कि पिलाई जो होता है ये जनरली डोनर या F+ बैक्टीरिया में होता है। ये भी सेल से ही निकला होता है, सेल इन्वेलप से निकला होता है। अगर ये सेल इन्वेलप है, ये सबसे नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहीं से निकला होता है। लेकिन इसमें बेसल बॉडी लाइक
सम स्ट्रक्चर नहीं होती है, ये डायरेक्ट इस तरह से निकला हुआ एक फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज कॉल्ड पिलाई या सेक्स पिलाई बोलते हैं इसको, बिकॉज इट फाउंड इन डोनर या F+ बैक्टीरिया में। F+ 4 से 6 पिलाई बनाता है। ये पिलाई F- को टाइटली या क्लोजली पैक करके रखता है कंजुगेशन के टाइम में, जिसका कारण बीच में कंजुगेटिंग ट्यूब बनती है और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है या ट्रांसफ़र होता है। पिलाई इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड पिलिन प्रोटीन। ये भी एक स्पेशल प्रोटीन का बना होता है जिसको हम पिलिन प्रोटीन बोलते हैं। तो ये पिलाई है, सेक्स पिलाई। यहीं तक था, सेल के सारे कंपोनेंट यहाँ ख़त्म हो गए। इसके बाद जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, तो उसको कंटिन्यू कर देते हैं। पहले ये सेक्सुअल है, फिर सेक्सुअल है। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन। बैक्टीरियल जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 तरह का होता है। कई बुक में 3 तरह का दिया होगा, वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन दे दिया होगा, लेकिन अगर ब्रॉडली देखा जाए तो 2 ही होता है बैक्टीरिया में। एक होता है एसेक्सुअल, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेकंड वन इज सेक्सुअल, दैट आर अल्टरनेट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक्चुअल सेक्सुअल होता नहीं है, पैरासेक्सुअल साइकिल होती है, आगे बताएंगे उसमें। पहले हम एसेक्सुअल देखते हैं। ए मीन्स विदाउट, सेक्सुअल मीन्स सेक्सेज। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मोनेरन्स जितने हैं, प्रोकैरियोट्स जितने मिलेंगे, ज़्यादातर में मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल होता है। इसका 2-3 रीजन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है 3 इवेंट जरूर होगा सेक्सुअल में। एक होता है गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इसको बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट का बनना। 3 गैमेटोजेनेसिस। दूसरा होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट। अनदर लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे इसको, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और तीसरा जो इवेंट होता है उसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म या डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एक्चुअल में ये तीनों इवेंट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, और जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि वो एडवर्स कंडीशन में ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो उनको क्विकली या फास्टली रिप्रोड्यूस करके नंबर बढ़ाना होता है, क्योंकि मोस्टली डिस्ट्रॉय होते हैं। अब ये अगर करने लगेंगे तो उनमें इतना टाइम टेकिंग हो जाएगा ना, उतना फूड स्पेस टाइम इतना ज़्यादा इनके पास रहता नहीं है, क्योंकि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाता है हमारे इन्वायरमेंट से। तो उस कम समय में इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोजनी बनानी है, अपनी न्यू जनरेशन बनानी है, इसलिए ये क्या करते हैं, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली हायर में होता है। हाँ, एडवांटेज एक ज़रूर है कि इसमें एडेप्टेशन आता है, वेरिएशन आता है, इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सेक्सुअल में एडेप्टेशन कम होता है, वेरिएशन कम होता है, और इवोल्यूशन में कम पार्टिसिपेट करते हैं। ये इवोल्यूशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें सेक्स ऑर्गन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, गेमेट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें नहीं पड़ेगी। ये क्विक मोड होता है सेक्सुअल स्लो होता है लेकिन स्टेबल होता है। खैर, हम लोग ये सेक्सुअल की बात करते हैं। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद में डिस्कस करेंगे। ये सेक्सुअल में देखो होता क्या है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में देखा जाए एक्चुअल में तो मेनली 3 तरीके का होता है। सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो है बाइनरी फिशन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट कॉमन मेथड जो है दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब इसमें होता क्या है, बाइनरी मीन्स होता है टू, फिशन मीन्स स्प्लिटिंग, टूटना। यानी कि अगर एक बैक्टीरिया है तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया जब बाइनरी फिशन करना होगा तो सबसे पहले अपने साइटोप्लाज्म को एक जगह गैदरिंग करेगा, एक जगह कलेक्ट करेगा। सारा साइटोप्लाज्म एक जगह आ गया, इसी में बीच में न्यूक्लियाइड भी रहेगा, ये सारे साइटोप्लाज्म की गैदरिंग कर लेगा। धीरे धीरे इसका जो न्यूक्लियाइड है बीच से डीएनए रेप्लिकेट हो चुका होता है और वो धीरे धीरे बीच में इलोंगेट होकर कैसे टूटने लगता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया की अगली कंडीशन जो होगी वो धीरे धीरे इसका जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म क्या होने लगेगा, डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। जब ये डिवाइड होने शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे यहाँ से बैक्टीरियल सेल भी क्या होने लगेगा, एम्बेडेड होने लगेगा, या ये कह लो कि इस तरह से धंसने लगेगा बैक्टीरियल सेल। अब ये धीरे धीरे बैक्टीरियल सेल धंस करके क्या होने लगेगा, ये कंडीशन में आ जाएगा। तब तक इसका साइटोप्लाज्म जो होगा वो 2 पार्ट में बंट चुका होगा और यहीं से क्या होगा, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन करके तैयार हो जाएगा। तो और फिर इसमें ये साइटोप्लाज्म स्कैटर्ड हो जाएगा। कंडीशन इसकी यही होती है मेनली।
ठीक है। तो बाइनरी फिशन में एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी अगर एक बैक्टीरिया है तो 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा। मतलब जितना बैक्टीरिया है उसका क्या बनेगा, डबल बनेगा अगले जनरेशन में। 32 के बाद ये 64, 128, 256, मतलब ये बनने लगेगा, डबल बनना शुरू हो जाएगा। तो बैक्टीरिया का जो मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिशन होता है। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया का, ठीक है। अभी बाइनरी फिशन पे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, उसको देख लेते हैं। अभी हमने बताया कि जब भी बैक्टीरिया में सेल डिवीजन होगा, बाइनरी फिशन होगा तो वो डबल बनेगा ज़रूर, ये ध्यान रखना। ये डायग्राम मैं बनवा चुका हूँ हालांकि, फिर भी आप चाहे तो बना सकते हैं, हालांकि मैंने ये नोट्स में बना दिया है। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, नीट का हालांकि क्वेश्चन दिया हुआ है। ये दिया था कि पहले समझ लो कि एक कप है, उस कप में एक बैक्टीरिया को डाला जाता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया एवरी मिनट डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के 60 मिनट में पूरी की पूरी कप को भर देता है, या पूरा का पूरा ये कप क्या हो जाता है बैक्टीरिया से 60 मिनट में भर जाता है। अब बैक्टीरियम केप्ट इन ए कप, दिस बैक्टीरियम डिवाइड एवरी मिनट एंड फुलफिल दिस कप इन 60 मिनट्स, या कितने में 1 आवर, 60 मिनट या 1 आवर में कप को भर देता है। हाउ मेनी टाइम विल बी टेकन टू फुलफिल 1/4 ऑफ दिस कप। अब ये पूछ देगा कि एक कप में बैक्टीरिया को डालते हैं, ये बैक्टीरिया डिवाइड होकर के 1 घंटे में पूरा का पूरा कप क्या कर देता है, फुल कर देता है। तो 1/4 भरने में उसको कितना टाइम लगेगा। अब देखो ये कैसे करेंगे। तो एक्चुअल में जब 60 मिनट में पूरा भर रहा है, अभी बाइनरी फिशन है, मान लो ये चैम्बर है, सपोज दैट हम इस चैम्बर को 4 पार्ट में बांटते हैं, एक चैम्बर में एक बैक्टीरिया डाल दिया। अब ये बैक्टीरिया डिवाइड होते एक समय आता है कि ये पूरा का पूरा चैम्बर भर जाता है, यानी कि 25% हिस्सा भर जाता है। ये 25% हिस्सा जिस मिनट में भरेगा, चाहे वो पहले मिनट में भरे चाहे वो 50वें मिनट में भरे, उसके अगले मिनट में ये 25% का डबल होगा, यानी कि कितना होगा, 50% होगा। यानी ये चैम्बर जिस मिनट भरेगा उसके अगले मिनट में इसका डबल चैम्बर भरेगा, यानी कि 25 का ये डबल, यानी कि कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 50% हिस्सा भर देगा। जिस मिनट में ये 50% भरेगा उसके अगले मिनट में ये पूरा 100% भर देगा, यानी दोनों चैम्बर एक साथ भरेगा, ये 100% हो जाएगा। तो अगर 60वें मिनट में ये फुल कर रहा है, इसका मतलब 59 मिनट में ये क्या था, हाफ भरा हुआ था। 59 मिनट में क्या भरा हुआ था, हाफ भरा हुआ था। और उस हाफ का हाफ यानी कि 58 मिनट में 1/4 भरा हुआ था। तो ध्यान रहे, ये चैम्बर उसको 58 मिनट में ये 1/4 यानी कि 25% भरेगा, उसके अगले मिनट यानी 59 मिनट में 25 का 50% होगा और उसके अगले मिनट में 100% भर देगा। जैसे अगर मान लो सपोज दैट 4 लाख में ये पूरा चैम्बर भर रहा है तो 1 लाख बैक्टीरिया बनने में जितना टाइम लगे, अगर 1 लाख बैक्टीरिया 58 मिनट में बन रहा है तो 59वें मिनट में कितना बनेगा, 2 लाख बनेगा, 2 चैम्बर भर गया। और 60वें मिनट में 4 लाख भर जाएगा, ये पूरा का पूरा 4 चैम्बर भर जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाता है बाइनरी फिशन का, इसको ध्यान रखना। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने नोट्स में लिखा भी है, बताया हुआ भी था, लेकिन फिर से याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। कहीं भी दिया रहे बाइनरी फिशन का तो ध्यान रखना जितना है उसके पहले उसका आधा रहा होगा और उसके आगे उसका डबल होगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर मान लो 90 मिनट है, 40 मिनट है, 40 मिनट में अगर कोई बैक्टीरिया सपोज दैट मान लो कि 100% भरा हुआ है, यानी कि 39वें मिनट में कितना रहा होगा, वो 50% रहा होगा। अगर 38 मिनट में कितना रहा होगा, 25% भरा होगा। इसके 37 मिनट में कितना भरा होगा, 12.5% भरा होगा। तो ये जितना बैक्टीरिया है उसका, अच्छा 40 मिनट है, 40 के बाद 41 मिनट में क्या होगा, ये 200% होगा। उसके बाद 400%, 800, 8 के बाद 16, इस तरह से करता जाता है ये। ऐसे 90 मिनट अगर दिया हुआ है तो उसके 1 मिनट पहले उसका आधा होगा और उसके 1 मिनट बाद उसका डबल हो जाएगा। ये ध्यान रखना है इसको बनाने में, सॉल्व करने में। इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया हुआ था जिपमर का, हालांकि वो ये दिया था कि कोई एक कल्चर मीडिया है, चैम्बर नहीं, कल्चर मीडिया दिया हुआ था। कोई एक कल्चर मीडिया जिसमें हम कोई भी माइक्रोब लेकर के ग्रो कराते हैं, ठीक है। इस कल्चर मीडिया में
एक 10⁵ बैक्टीरिया डाला जाता है। ये बैक्टीरिया हर 35 मिनट पे एक बार डिवीजन करता है। इन अ कल्चर मीडिया 10⁵ बैक्टीरियम आर केप्ट। दीज बैक्टीरियम डिवाइड एवरी 35 मिनट एंड these bacterium divide every 35 minutes. After 175 minutes, how many bacterium are formed within culture? ये 35 मिनट बाद डिवाइड हो रहा है। 175 मिनट बाद इस कल्चर में कितना बैक्टीरिया होगा? तो पहली चीज़ देखें, अगर डिवीज़न करें तो कितना डिवीज़न हो रहा है इसका, ये देखते चले, साथ साथ करते चलेंगे। अगर इसमें 10⁵ है तो अगले 35 मिनट बाद इसमें 2 × 10⁵ होगा, यानी जितना है उसका डबल हो जाएगा। 35 के बाद ये 70वें मिनट में कितना हो जाएगा? 4 × 10⁵। 70 के बाद ये 105 मिनट में कितना हो जाएगा? 4 है तो 8 × 10⁵। 105 के बाद 140 मिनट में कितना हो जाएगा? देखा जाए तो 140 मिनट में ये बैक्टीरियम हो जाएगा कितना? तो 16 × 10⁵। और 175 मिनट में कितना हो जाएगा? 32 × 10⁵। दिस इज योर राइट आंसर। तो इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें ऑप्शन ये दे दिया था क्वेश्चन, ऑप्शन में इस तरह से घुमा के दे रखा था कि 10 × 125 दिया हुआ था, चूँकि 5 डिवीजन में बच्चा इसको पावर से मल्टीप्लाई कर देगा। एक ऑप्शन ये दिया हुआ था। दूसरा ऑप्शन दे रखा था कि इसमें 125 × 10⁵ दे रखा था। सी ऑप्शन में 16 × 10⁵ दे रखा था और डी ऑप्शन में 32 × 10⁵ दे रखा था। तो ये आपका ऑप्शन डी सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन पे। तो ये था बैक्टीरिया का बाइनरी फिशन, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें बैक्टीरियल सेल बहुत रैपिड डिवीजन करता है, जितना है बैक्टीरिया उसका डबल हो जाता है, बहुत तेज़ी से डबल होता है ये कल्चर मीडिया में। चूँकि इसको नंबर बढ़ाने हैं इसलिए इस रिप्रोडक्शन इस मेथड से बहुत तेज़ी से डिवाइड होता है ये था बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के बाद दूसरा जो बैक्टीरिया का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो है अच्छा, एक चीज़ और भी पूछा जाता है। बाइनरी फिशन जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है जब बैक्टीरिया को प्लेंटी ऑफ फूड मिलता है, यानी फूड की अवेलेबिलिटी खूब ज़्यादा हो, इन्वायरमेंट फेवरेबल कंडीशन में हो, ना बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो ना बहुत लो टेम्परेचर हो, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर हो, प्लेंटी ऑफ फूड यानी फूड सफिशिएंट हो, उस कंडीशन में बाइनरी फिशन करेगा। लेकिन दूसरा एक पूछा जाता है कि अगर कंडीशन बैक्टीरिया के फेवर में नहीं है या अनफेवरेबल कंडीशन है तब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कि बाइनरी फिशन अगर होगा तो कब होगा? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन होगा। ये कब होगा? फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन का मतलब कि अच्छे से फूड मिल जाए इसको, प्लेंटी ऑफ फूड हो, वहाँ पे टेम्परेचर सही हो, पीएच सही हो, मीडियम हर चीज़ सही हो, मतलब हर चीज़ें इसके फेवर में हो। और सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एक और भी है फ्रेगमेंटेशन, हालांकि वेजिटेटिव में कई जगह दे रखा है कि बैक्टीरियल सेल स्प्लिट हो जाता है, तो बाइनरी फिशन फ्रेगमेंटेशन की तरह होता है। सेकंड वन इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन इट अकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ध्यान रखिएगा, ये जब भी होगा तो कब होगा? अनफेवरेबल कंडीशंस। अब अनफेवरेबल कंडीशंस क्या आएगा? अनफेवरेबल कंडीशंस सच एज एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, अनवांटेड पीएच ऐसा हो कि मतलब इम्बैलेंस पीएच बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, टेम्परेचर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या वहाँ का जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा डॉट हो जाए। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन जहाँ पे बैक्टीरिया नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर सकता, अगर वहाँ पे कंडीशन वहाँ का इसके फेवर में नहीं है तो उस कंडीशन में ये अपनी सर्वाइवल को बचाने के लिए एंडोस्पोर फॉर्मेशन करेगा। अब इसमें क्या करेगा बैक्टीरियल सेल? एंडोस्पोर फॉर्मेशन में ये देखते हैं। एंडोस्पोर फॉर्मेशन अगर ऐसे ऊपर से देखा जाए तो सपोज दैट ये मान लो बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। अब ये जब एंडोस्पोर फॉर्मेशन शुरू होगा, ये चारों तरफ से सेल वॉल है,
अनफेवरेबल कंडीशन जब आएगा तो ये अपना पहले क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में सिकोड़ना शुरू करेगा, जमा करना शुरू करेगा और धीरे धीरे फूड स्टोर करना शुरू करेगा। इसकी कंडीशन ऐसे हो जाएगी, इसकी कंडीशन जो है ऐसे हो जाएगी, ये पूरा का पूरा एक अंदर कोट बना लेगा। इसी को हम बोलते हैं एंडोस्पोर। अब ये बनता कैसे, ये आइए देखते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन शुरू होगा तो बैक्टीरिया क्या करेगा, सबसे पहले अपनी जो डीएनए है या न्यूक्लियाइड है उसको कंडेंस या सिकोड़ना शुरू करेगा, एक जगह पे उसको लेकर के कंडेंस करना शुरू कर देगा। यानी कि अगर इसका डीएनए है इस तरह से, तो इस डीएनए के अराउंड में क्या करेगा, ये प्लेंटी ऑफ साइटोप्लाज्म जमा करना शुरू करेगा। बहुत ज़्यादा फूड, मतलब साइटोप्लाज्म में फूड स्टोर करने शुरू करेगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म शुरू कर देगा जमा करना। ठीक है, इसके बाद ये पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म को इधर एक साइड में स्टोर कर लेता है और किनारे किनारे क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसको कवर कर देगा। इसके साइटोप्लाज्म जो होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, बीच में इसका ये पूरा साइटोप्लाज्म हो गया, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म हो गया। इसमें भी फूड स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन के पार्टिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टोर करना शुरू करेगा। जैसे ग्लाइकोजन के बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें जमा कर लेगा ताकि इसको फूड अनफेवरेबल कंडीशन में फूड की प्रॉब्लम ना हो, ये स्टोर करना शुरू कर देगा, लॉट ऑफ फूड स्टोर कर लेगा। इसके बाद ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है और साइटोप्लाज्म चारों तरफ एक मतलब कोट बनाना शुरू करेगा जिसको बोलते हैं स्पोर कोट। इसके चारों तरफ एक कोट बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं स्पोर कोट। ये कोट बन जाएगी, ये कोट थर्मोस्टेट का काम करती है। अब इसको अनफेवरेबल कंडीशन में बचा के रखेगी, डिस्ट्रॉय नहीं होने देगी। इसके कोट के बाहर एक और कोट बनाएगा जिसको बोलते हैं, ये तो कोर वाल है, चूँकि सेंट्रल कोर पार्ट हो गया, ये कोर वाल है। कोर वाल के बाहर में एक और कोट बनाएगा जिसको हम स्पोर कोट बोलते हैं। इसके चारों तरफ एक कोट बनाएगा जिसको हम स्पोर कोट बोलते हैं, ये बना लेगा। मैं अलग अलग कलर से बना दे रहा हूँ ताकि मतलब समझ में आ सके कौन किधर है। ये पूरा का पूरा नीचे वाला कोर वाल है और ये स्पोर कोट बना लेगा। और इस स्पोर कोट के सबसे बाहर एक लेयर बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सोस्पोरियम। अब इसके अंदर इस बैक्टीरिया का कुछ नहीं होगा। सबसे बाहर वाले लेयर को बोलते हैं एक्सोस्पोरियम। इस एक्सोस्पोरियम के अंदर ये क्या करता है, एयर भर लेता है, हवा भर जाती है। हवा भर जाने के कारण प्रेशर को रोकने का काम करता है। उसके नीचे ये स्पोर कोट है, स्पोर कोट हो गया। स्पोर कोट के अंदर इसका ये पोर्शन जो है वो कहलाता है कॉर्टेक्स, और उसके नीचे जो है वो कोर वाल है। ये जो नीचे है ये कोर वाल है, ये कोर वाल हो जाएगा। कोर वाल के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ये साइटोप्लाज्म हो गया। और सबसे सेंट्रल रीजन में क्या हो गया, तो न्यूक्लियाइड हो गया इसका। ये हो गया डीएनए, ठीक है। और इसके बाहर वाला जो लेयर है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड, ये न्यूक्लियाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी चारों तरफ से एक मतलब रेजिस्टेंट वॉल बना लेता है। इस रेजिस्टेंट वॉल को हम एंडोस्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। एक बार एंडोस्पोर बन जाएगा उसके बाद ये जल्दी किल नहीं होगा। जो हम मिल्क का पास्चुराइजेशन करते हैं उसमें देखो क्या होता है, उसमें जैसे जैसे मिल्क को हम हीट करते जाते हैं बैक्टीरिया वैसे वैसे अपने को थर्मोस्टेट बनाते जाता है। जब फुल बॉइलिंग कंडीशन आ जाता है ये अपने चारों तरफ से थर्मोस्टेट बना लेता है। लेकिन पास्चुराइजेशन में क्या करते हैं कि लगभग
अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 डिग्री सेल्सियस हीट करके अचानक सडन उसको 0 डिग्री टेम्परेचर दे देते हैं, या उसको एक तरह से हीट शॉक कह लो, मतलब 80 डिग्री से अचानक 0 डिग्री टेम्परेचर में ले आते हैं। तो उतनी फास्ट जब इसमें लो टेम्परेचर देते हैं, शॉर्ट मतलब कूल ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके कारण इसका जो स्पोर कोट है वो फट जाता है, रप्चर हो जाता है, क्योंकि ये धीरे धीरे अपने को किसके रेजिस्टेंट बनाता है, टेम्परेचर के। और अचानक जब कूलिंग होगा तो उतनी कूलिंग ये उतना जल्दी अपने को एडजस्ट करता नहीं है, इसकी स्पोर कोट फट जाती है, जिसके कारण पास्चुराइज्ड मिल्क बड़े आसानी से 1 वीक तक रह जाता है। जो हम पैकेट का दूध ले आते हैं उसमें देखना लिखा होता है, उसकी एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर लिखा रहता है, विदिन 1 वीक तक वो चल जाता है। एक और आती है लिक्विड अमूल की मिल्क आती है, वो तो 3 फ्रिज में रखने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको तो आप बाहर रख सकते हैं, पास्चुराइज्ड है वो भी। हालांकि उसमें कुछ मतलब प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव बेंजोइक एसिड टाइप के। हालांकि एसिड तो नहीं मिला सकते बहुत ज़्यादा उसमें, मिल्क मतलब क्या कहते हैं, फटने का डर रहता है, या मिल्क का डीनेचुरेशन मतलब अरे मिल्क का एक तरह से क्या होता है, दूध फट जाना, एक तरह से ये कह लो ना, तो उस कंडीशन में आ जाएगा। उसमें जनरली लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम करते हैं, यानी कि लगभग 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर पे उसको अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 मिनट बॉयल करके सडन कूल कर देते हैं। तो उसमें भी एक स्पोर कोट फट जाता है, उसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल रखे रहें। पैकेट जब तक बंद है तब तक ठीक है, एक बार ओपन हो गया तो उसको 72 आवर्स के अंदर यूज कर लेना होता है, नहीं तो वो भी मिल्क मतलब ख़राब हो जाता है। सॉरिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं, सॉरी दूध का फटना, उसको सॉरिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं। तो बैक्टीरिया के कारण होता है सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध फटना जिसको बोलते हैं ना, सॉरिंग ऑफ मिल्क है, ये बैक्टीरिया का कारण होता है। तो ये था ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी एक फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन में कोई भी बैक्टीरिया है, या बडिंग भी कई जगह दे रखा है कि अगर ये एक बैक्टीरिया है तो ये बैक्टीरिया धीरे धीरे क्या करता है, अपना छोटा सा एक आउटग्रोथ बनाता है, इसमें इसके जेनेटिक मटेरियल धीरे धीरे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं। ये ट्रांसफ़र होने के बाद ये धीरे धीरे क्या होता है कि ये बड़ा होना शुरू हो जाता है, इसमें और ज़्यादा साइटोप्लाज्म इसमें जमा होंगे, धीरे धीरे ये और बड़ा हो जाएगा बडिंग की तरह, इसका डीएनए रेप्लिकेट करके फिर इसमें चला जाएगा और यहीं से ये टूट करके 2 बैक्टीरिया बन जाता है। तो कहीं कहीं बडिंग दे रखा है इस फिनोमिनन को, कहीं कहीं फ्रेगमेंटेशन दे रखा है। तो ये सेक्सुअल में मेन मोड यही 2 होता है, बाइनरी फिशन और इंडोस्पोर फॉर्मेशन। बडिंग और फ्रेगमेंटेशन बहुत रेयर बैक्टीरिया में होता है, सब कॉमन बैक्टीरिया में नहीं होता है। तो ये रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया था, ए सेक्सुअल को नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करते हैं। ओके, थैंक यू।